हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधाएं। इकाई 2। हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य की परंपरा आदिकाल से ही मिलने लगती है। आधुनिक काल से पहले गद्य के 3 रूप प्राप्त होते हैं: राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य। गद्य के उक्त तीनों रूपों में राजस्थानी गद्य को सबसे पुराना माना जाता है। आदिकाल में हिंदी गद्य की निम्न पुस्तकें मिलती हैं: कुवलयमाला, कथा, राउरवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण तथा वर्ण रत्नाकर। इनका वर्णन आदिकाल वाले भाग में पहले हो चुका है। राजस्थानी गद्य। राजस्थानी गद्य की प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार। रचना, समय और रचनाकार: धनपाल कथा 14वीं सदी, तत्व विचार 14वीं सदी, पृथ्वी चंद्र चरित्र 1421 ईस्वी। रचनाकार हैं मणिक चंद्र सूरी। पंचाख्यान, समय 1847 ईस्वी। रचनाकार फतेह राम वैरागी। पृथ्वी चंद्र चरित्र को वाग्विलास भी कहा जाता है। ब्रजभाषा गद्य। ब्रजभाषा की प्रारंभिक रचनाएं तथा उनके रचनाकार: श्रृंगार रस मंडन, विट्ठलनाथ। 84 वैष्णव की वार्ता 17वीं सदी का उत्तरार्ध, गोकुलनाथ। और 252 वैष्णवन की वार्ता 17वीं सदी का उत्तरार्ध, गोकुलनाथ। अष्टयाम 1603 ईस्वी, नाभादास। अघन महात्म्य, वैशाख महात्म्य 1623 ईस्वी, वैकुंठमणि शुक्ल। बैताल 25 1710 ईस्वी, श्रुति मिश्र। सेवक चरित्र 1779 ईस्वी, प्रियादास। आईने अकबरी की भाषा वचनिका 1795 ईस्वी, लाला हीरालाल। राजनीति 1802 ईस्वी, लल्लूलाल। माधव विलास 1817 ईस्वी, लल्लूलाल। सोमवंशन की वंशावली 1828 ईस्वी, माणिकलाल ओझा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग गोरखपंथी योगियों ने संवत 1400 के आसपास किया था। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में वचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य को डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप मानते हैं। यमुनाष्टक और नवरत्न सटिक विट्ठलनाथ की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता में वैष्णव भक्तों और आचार्यों की महिमा प्रकट वाली कथाएं लिखी गई है। अष्टयाम में भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। वैकुंठ मणि शुक्ल ओरछा के महाराज जसवंत सिंह के आश्रित थे। प्रियादास दनकोर के निवासी थे और राधा वल्लभीय संप्रदाय से संबंधित थे। खड़ी बोली गद्य। दक्षिणी हिंदी का गद्य। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप दक्षिणी हिंदी के रूप में मिलता है। इसे साहित्यकारों ने हिंदी, हिंदवी, दहलवी, दक्षिणी, जुबाने हिंदुस्तान आदि नामों से पुकारा है। प्रोफेसर एहतेशाम हुसैन ने दक्षिणी हिंदी के संबंध में लिखा, इस भाषा में पंजाबी, हरियाणी और खड़ी बोली का मेल था। यह ब्रज भाषा के प्रभाव से भी बची न थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें अरबी फारसी के अनेक शब्द भी सम्मिलित हो गए थे। इतिहास से पता चलता है कि आरंभ में उन्होंने उसी भाषा में काम चलाया जहाँ तक कि वह उन्नति करके साहित्य की भाषा बन गई। साहित्यकारों ने उसको कभी हिंदी, कभी ज़बाने हिंदुस्तान और कभी दक्षिणी कहकर पुकारा। दक्षिणी हिंदी के प्रमुख रचनाकार और रचनाएं जिनमें ख्वाजा बंदा नवास गैसूदराज 1322 से 1427 ईस्वी। इनकी रचनाएं मेराजुल आस्किन, शिकारनामा, तिलावतुल वजूद, हिदायतनामा, रिसाला सहवारा या बारहमासा। रचनाकार मुल्ला वजही। इनकी रचनाएं सबरस 1635 ईस्वी और कुतुब मुस्तरी। नेक्स्ट रचनाकार मोहम्मद अली कुतुब शाह
1580 से 1612 ईस्वी। रचनाएँ कुलियात्ते, कुली कुतुब शाह। रचनाकार हुसैन अली खां। रचनाएँ चार दरवेश 1838 ईस्वी। रचनाकार अब्दुस्समद। रचना तफसीर वहाबी। और रचनाकार नेक्स्ट बुरहानुद्दीन जानम, इनकी रचना इरशादनामा। और नेक्स्ट शाह तुराब, इनकी रचना है मन समझावन। और नेक्स्ट इब्राहिम आदिल शाह द्विती, इनकी रचना है नवरस। दक्षिणी हिंदी गद्य के प्रथम लेखक माने जाते हैं मेराजुल आस्किन को दक्षिणी गद्य की प्रथम पुस्तक माना जाता है। इसमें सूफी धर्म का उपदेश है। सबरस को उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। इसमें तसव्वुफ़ के सिद्धांतों को प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त किया गया है। सबरस में मुल्ला वज़ही लिखते हैं, हिंदुस्तान में हिंदी जबान सो इन लताफ़त इस छंदा सो नज़्म और नस्र मिलाकर गुलाकर यूँ नहीं बोलिया। मुल्ला वज़ही मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1580 से 1612 ईस्वी के समकालीन थे। कुतुब शाह की ही प्रेम कहानी पर मुल्ला वज़ही ने 1609 में कुतुब मुस्तरी की रचना की। इसके नायक कुतुब शाह हैं तथा यह मसनवी शैली में लिखी गई। चार दरवेश फारसी की प्रसिद्ध रचना है, जिसका दक्षिणी हिंदी में अनुवाद हुसैन अली खां ने 1838 ईस्वी अपने पुत्र के लिए किया था। गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य कुछ रचनाकारों ने गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य को लिखा है। उनका और उनकी रचनाओं का परिचय इस प्रकार है। सोड़ी मिहिरी वानु 1581 से 1640, इनकी रचना है। सचू संडपोथी। और नेक्स्ट रचनाकार हरिजी सोड़ी मिहिरी वानु के पुत्र थे। इनकी रचना सुस्मनी, सहसंद्रनाम, परमारथ और गौसठ। गुरु मिहिरी वानु पोथी हरिजी। और नेक्स्ट दयालु अनमी 1675 से 1721, इनकी रचना है। अवगत उल्लास 1675। अष्टावक्र भाषा और गीता भाषा 1721। सोड़ी मिहिरी वानु ने सचू संडपोथी में गुरुवाणी की व्याख्या की है। खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचनाएं और रचनाकार। रचना समय ईस्वी में और रचनाकार चंद छंद वर्णन की महिमा 16वीं 17वीं सदी अकबर समकालीन। रचनाकार गंग कवि। रचना भाषा योग वासिष्ठ समय 1741। रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी। जैन पद्म पुराण का भाषानुवाद समय 1761। रचनाकार दौलत राम। रचनाकार सदा सुखलाल 1746 से 1824 ईस्वी, इनकी रचना है सुख सागर खड़ी बोली में। और विष्णु और उसके बाद में मुंतक बुत्तवारिख 1818, इनमें विष्णु पुराण को आधार बनाकर सुख सागर की रचना की है। और इनकी बुद्धि प्रकाश पत्रिका नरुल बाजार का हिंदी रूपांतरण थी। इंसाअल्लाह खां 1756 से 1818 ईस्वी, इनकी रचना है रानी केतकी की कहानी। उदय भान चरित 1798 से 1803, भाषा खड़ी बोली थी। इनमें हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा, जिससे खड़ी बोली गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगार में प्रेमाख्यानक परंपरा का सूत्रपात माना जाता है। यह शैली में हास्य प्रधान है। लल्लूलाल 1763 से 1825 ईस्वी, इनकी सिंहासनवती से 1801 खड़ी बोली। और बेताल 25 1801 खड़ी बोली। और माधवनल 1801 खड़ी बोली। और शकुंतला नाटक 1801 खड़ी बोली।
ने काजिल अली की सहायता से ब्रजभाषा अनुवाद का खड़ी बोली में अनुवाद और संस्कृत के कवि शिवदान की रचना से कथाली तथा मजहर अली के साथ मिलकर अनुवाद किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है और भाषा योग वासिष्ठ की भाषा मूलतः पंजाबी ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भाषा योग वासिष्ठ को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम गौड़ ग्रंथ लेखक माना है। जैन पद्म पुराण की रचना आचार्य हरिसेन ने की थी। इसका भाषानुवाद पंडित दौलत राम ने किया। खड़ी बोली गद्य के विकास के आरंभिक चरण से संबद्ध चार महानुभाव खड़ी बोली गद्य को आगे बढ़ाने वालों में चार नाम विशेषता उल्लेखनीय है: सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदन मिश्र। सदा सुखलाल दिल्ली से, इंसा अल्लाह खां बंगाल से, मुर्शिदाबाद से, बाद में दिल्ली फिर लखनऊ, लल्लू लाल आगरा से तथा सदन मिश्र बिहार के शाहाबाद जिले वर्तमान आरा के घोडीहा गांव से संबद्ध हैं। जॉर्ज ग्रेडसन, आर डब्ल्यू फ्रेजर, नलिनी मोहन सान्याल जैसे विद्वानों ने आधुनिक साहित्य खड़ी बोली का आविष्कार गिलक्राइस्ट के अधीनस्थ लल्लूलाल और सदन मिश्र को माना है। महत्व की दृष्टि से श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह, इन चारों रचनाकारों का क्रम इस प्रकार है: रामचंद्र शुक्ल, सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदन मिश्र। श्याम सुंदर दास ने इंसा अल्लाह खां, सदन मिश्र, लल्लू लाल और सदा सुखलाल। बच्चन सिंह, सदा सुखलाल, सदन मिश्र, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल। लल्लू लाल की और रचनाएं इसमें रह गई थी: राजनीति 1802, ब्रजभाषा, हितोपदेश की कहानियों का अनुवाद और प्रेम सागर 1803, खड़ी बोली, प्रेम सागर का नागरी दशम चतुर्भुज मिश्र द्वारा ब्रजभाषा अनुवाद में रचित भागवत पुराण के दशम स्कंद का खड़ी बोली में अनुवाद है। और लतायफ ई हिंदी 1810, खड़ी बोली, इसे लल्लू लाल ने बजुवान ई रक्स्ता कहा है। यह खड़ी बोली ब्रज और हिंदुस्तानी भाषा की 100 लघु कहानियों का संग्रह है। और लल्लू लाल की ही ब्रज भाषा व्याकरण भाषा कायदा 1811, ये भी खड़ी बोली में यही लल्लू लाल की मौलिक रचना है। और सभा विलास 1815 ब्रजभाषा, यह काव्य संग्रह है। और माधव विलास 1817 ब्रजभाषा, यह चंपू काव्य है। 19वीं शताब्दी के सामाजिक जीवन का चित्रण है इसमें। और लाल चंद्रिका 1818, ये खड़ी बोली में है। यह बिहारी सस्सई की खड़ी बोली में टीका है। और सदन मिश्र 1767 से 1848 ईस्वी, इन्होंने नासिक के तो पाख्यान और चंद्रावली 1803, ये खड़ी बोली में है। इसकी रचना यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कथा को आधार बनाकर की गई है। और रामचरित्र 1806, रामचरित का अध्यात्म रामायण पर आधारित है। और नेक्स्ट ये सदन मिश्र की हिंदी पर्सियन वाकेबुलरी 1809 ईस्वी में। और आचार्य शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य के विकास के आरंभिक चरण से संबद्ध चार महानुभाव: मुंशी सदा सुखलाल नियाज, संस्कृत मिश्रित हिंदी को उर्दू वाले भाषा कहते थे, जिसका चलन उर्दू के कारण कम होते देख मुंशी सदा सुख ने इस प्रकार खेद प्रकट किया था: रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। मुंशी जी ने हिंदुओं की शिष्ट बोलचाल की भाषा ग्रहण की, उर्दू से अपनी भाषा नहीं ली। वे एक भगवत भक्त आदमी थे। इंसा अल्लाह खां, इंसा का उद्देश्य ठेठ हिंदी लिखने का था, जिसमें हिंदी को छोड़कर और किसी बोली का पुट न रहे, इसलिए अपनी भाषा को
3 प्रकार के शब्दों से मुक्त करने की प्रतिज्ञा की। बाहर की बोली, अरबी, फारसी, तुर्की, गंवारी, ब्रजभाषा, अवधी आदि, भाकापन, संस्कृत के शब्दों का मेल। इंसा ने भाकापन और मल्लापन दोनों को दूर करने का प्रयत्न किया, पर दूसरी बला किसी न किसी सूरत में कुछ लगी रह गई। फारसी के ढंग का वाक्य विन्यास कहीं कहीं विशेषता बड़े वाक्यों में आ ही गया है, पर बहुत कम। अपनी रानी केतकी की कहानी की भाषा के संबंध में लिखा, यह वह कहानी है जिसमें हिंदी छूट और किसी बोली का मेल है न पुट। चलो, आरंभ काल के चारों लेखकों में इंसा की भाषा सबसे चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार और चलती है। पहली बात यह है कि खड़ी बोली उर्दू कविता में पहले कुछ मंच चुकी थी, जिससे उर्दू वालों के सामने लिखते समय मुहावरे आदि बहुतायत से आया करते थे। दूसरी बात यह है कि इंसा रंगीन और चुलबुली भाषा द्वारा अपना लेखन कौशल दिखाना चाहते थे। मुंशी सदा सुखलाल भी दिल्ली खास के थे और उर्दू साहित्य का अभ्यास भी पूरा करते थे, पर वे धर्म भाव से जानबूझकर अपनी भाषा गंभीर और संयत रखना चाहते थे। सानुप्राय विराम भी इंसा के गद्य में बहुत स्थलों पर मिलते हैं। इन विचित्रताओं के होते हुए भी इंसा ने जगह जगह बड़ी प्यारी घरेलू ठेठ भाषा का व्यवहार किया है और वर्णन भी सर्वथा भारतीय रखे हैं। लल्लूलाल संस्कृत के विशेष जानकार तो ये जान नहीं पड़ते, पर भाषा कविता का अभ्यास इन्हें थे। उर्दू भी कुछ जानते थे। इंसा के समान इन्होंने केवल ठेठ हिंदी लिखने का संकल्प तो नहीं किया था, पर विदेशी शब्दों के न आने देने की प्रतिज्ञा अवश्य लक्षित होती है। पर लल्लूलाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रज रंजित खड़ी बोली है। सम्मुख जाय, सरीनाथ, सोई, भई, कीजे, नीरख, लीजो ऐसे शब्द बराबर प्रयुक्त हुए हैं। अकबर के समय में गंग कवि ने जैसी खड़ी बोली लिखी थी, वैसी ही खड़ी बोली लल्लूलाल ने भी लिखी। दोनों की भाषाओं में अंतर इतना ही है कि गंग ने इधर उधर फारसी अरबी के प्रचलित शब्द भी रखे हैं, पर लल्लूलाल जी ने ऐसे शब्द बचाए हैं। लल्लूलाल की काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम की ही अधिकतर है, न नित्य व्यवहार के अनुकूल है, न संबद्ध विचारधारा के योग्य। सदन मिश्र इन्होंने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है और जहाँ तक हो सकता है खड़ी बोली का ही व्यवहार किया है, पर इनकी भाषा भी साफ सुथरी नहीं। ब्रजभाषा के कुछ रूप हैं और पूर्वी बोली के शब्द तो स्थान स्थान पर मिलते हैं। फुलन के बिछोने, चहुदिस, सुनी सोन के थम आदि प्रयोग ब्रजभाषा के हैं। यहाँ मतारी, बरते थे, जड़ाई, बाजने लगा जोन आदि पूर्वी शब्द हैं। गद्य की एक साथ परंपरा चलाने वाले उपयुक्त 4 लेखकों में से आधुनिक हिंदी का पूरा आभास मुंशी सदासुखलाल और सदन मिश्र की भाषा से ही मिलता है। व्यवहारोपयोगी इन्हीं की भाषा ठहरती है। इन दो में मुंशी सदासुखलाल की साधु भाषा अधिक महत्व की है। मुंशी सदासुखलाल ने लेखनी भी चारों में पहले उठाई, अतः गद्य का प्रवर्तन करने वालों में उनका विशेष स्थान समझना चाहिए। खड़ी बोली गद्य का प्रवर्तन संवत 1860 से 1803 ईस्वी के लगभग हिंदी गद्य का प्रवर्तन तो हुआ, पर उसके साहित्य को अखंड परंपरा उस समय से नहीं चली। साहित्य के योग्य स्वच्छ सुव्यवस्थित भाषा में लिखी कोई पुस्तक संवत 1951 1896 ईस्वी के पूर्व की नहीं मिलती। संवत 1860 और 1915 सन 1803 और 1858 ईस्वी के बीच का काल
गद्य रचना की दृष्टि से प्रायः शून्य ही मिलता है। संवत 1914 1857 ईस्वी के बलवे के पीछे ही हिंदी गद्य साहित्य की परंपरा अच्छी तरह चली। राजा शिवप्रसाद सिंह और राजा लक्ष्मण सिंह खड़ी बोली गद्य के आरंभिक दौर में सदासुख लाल नियाज प्रभृति 4 महानुभावों के साथ राजा शिवप्रसाद सिंह और राजा लक्ष्मण सिंह का भी स्मरणीय योगदान रहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके संदर्भ में निम्नलिखित विचार प्रकट किए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राजा शिवप्रसाद 1856 ईस्वी में जब राजा शिवप्रसाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए, उस समय अन्य विभागों के समान वहाँ भी मुसलमानों का जोर था और उन्हें भाकापन हिंदी संस्कृत से प्रभावित हिंदी का डर रहता था। राजा शिवप्रसाद को हिंदी की रक्षा के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। हिंदी का सवाल जब आता तो मुसलमान उसे मुश्किल जबान कहकर विरोध करते, अतः राजा साहब के लिए उस समय यही संभव दिखाई पड़ा कि जहाँ तक हो सके ठेठ हिंदी का आश्रय लिया जाए, जिससे कुछ फारसी अरबी के चलते शब्द भी आएँ। उन्होंने अपने मित्रों पंडित श्रीलाल और पंडित बंशीधर आदि के सहयोग द्वारा साहित्य के कोर्स की पुस्तकें तैयार करनी शुरू की। प्रारंभ में राजा साहब ने जो पुस्तकें राजा भोज का सपना, मानव धर्मसार आदि लिखी वे बहुत ही चलती सरल हिंदी में थी। उनमें उर्दूपन नहीं भरा था जो उनकी पिछली किताबें इतिहास, तिमिरनाशक आदि में दिखाई पड़ता है। मानव धर्मसार नामक पुस्तक की भाषा तो इन्होंने अधिक संस्कृत गर्भित रखी ही थी। साथ ही अपने गुटका जो साहित्य की पाठ्य पुस्तक थी में भी थोड़ी संस्कृत मिली ठेठ और सरल भाषा का ही आदर्श रखा। किंतु फिर भी यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि प्रारंभ काल से ही वे ऐसी चलती ठेठ हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का भी स्वच्छंद प्रयोग हो, और संवत 1917 के पीछे उनका झुकाव उर्दू की ओर होने लगा, जो बराबर बना क्या रहा, कुछ न कुछ बढ़ता ही गया। इसके कारण ही की पड़ताल करते हुए लिखा। अधिकांश शिक्षित लोगों की प्रवृत्ति देखकर उन्होंने ऐसा किया, अथवा अंग्रेज अधिकारी का रुख देखकर अधिकतर लोग शायद पिछले कारण को ही ठीक समझेंगे। राजा लक्ष्मण सिंह उर्दूपन की ओर बढ़ते झुकाव के कारण राजा शिवप्रसाद लगातार अरबी, फारसी मिश्रित हिंदी की बात करने लगे, जिसके विरोध में राजा लक्ष्मण सिंह आगे बढ़े। प्रकृति विरुद्ध राजा शिवप्रसाद समर्थित भाषा खटकी तो बहुत लोगों को होगी, पर असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ही आगे बढ़े। रचनाकार और रचनाएं। राजा शिवप्रसाद सिंह सितारे हिंद 1823 से 1895 ईस्वी इनकी रचना है। राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा, इतिहास तिमिरनाशक, मानव धर्मसार, भाषा का इतिहास, वीर सिंह का वृतांत, उपनिषद सार, भारत के पुराने राजाओं का हाल, भूगोल, हस्तामलक, वामा मनोरंजन, सिखों का उदय और अस्त, वर्णमाला, स्वयंबोध, विद्याकुर, गुटका। राजा लक्ष्मण सिंह 1826 से 1896 इनकी रचना है। शकुंतला 1862 ईस्वी, रघुवंश 1878 ईस्वी, कालिदास के रचना का अनुवाद, और मेघदूत 1882 ईस्वी। यह संग्रह पुस्तिका है जो स्कूली बच्चों के लिए लिखी गई थी। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु के गुरु थे। राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे। इन्होंने रघुवंशम के गद्य अनुवाद के प्राकथन में कहा है, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमान और फारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। फोर्ट विलियम कॉलेज खड़ी बोली गद्य के विकास में जिन संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उसमें एक फोर्ट विलियम कॉलेज था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 4 मई 1800 ईस्वी को मार्किवस वेलेस्ली ने की थी। सदन मिश्र और लल्लू लाल इस कॉलेज से संबद्ध थे।
फोर्ट विलियम कॉलेज में उर्दू व हिंदी का या हिंदुस्तानी के प्राध्यापक जॉन बॉर्थविक गिलक्राइस्ट थे। इन्हें गिलक्राइस्ट के संक्षिप्त नाम से भी जाना जाता है। गिलक्राइस्ट ने 19 ग्रंथों की रचना की है। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी इनकी प्रमुख कृति है। ए ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज में गिलक्राइस्ट ने हिंदी, उर्दू, रेख्ता और हिंदुस्तानी को समानार्थी माना है। गिलक्राइस्ट के अनुसार खड़ी बोली की 3 शैलियाँ हैं: दरबारी या फारसी शैली, हिंदुस्तानी शैली, हिंदवी शैली। हिंदुस्तानी शैली को गिलक्राइस्ट दी ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी के अंतिम प्रोफेसर विलियम प्राइस ने हिंदुस्तानी शब्द के स्थान पर हिंदी लिखना शुरू किया। यह प्रचलन उन्होंने कॉलेज के पत्रों से शुरू किया। इसके परिणाम स्वरूप कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग का नाम बदलकर हिंदी विभाग कर दिया। अन्य बिंदु 1809 ईस्वी में विलियम केरे ने बाइबिल का हिंदी अनुवाद नए धर्म नियम शीर्षक से किया था। 1809 ईस्वी में ही हेनरी मार्टिन ने बाइबिल का अनुवाद हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में किया था। 1817 ईस्वी में कलकत्ता बुक सोसाइटी और लगभग 1833 ईस्वी में आगरा बुक सोसाइटी की स्थापना हुई। 1836 ईस्वी में अदालती भाषा से संबंधित इस्तीदारनामा प्रकाशित हुआ, जिसमें इस बात का जिक्र था कि अब से अदालती कामकाज के लिए हिंदी में भी आवेदन या प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाएंगे। 1837 ईस्वी में तत्कालीन संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में कार्यालयीय भाषा के रूप में उर्दू लागू कर दी गई। 1844 ईस्वी में उर्दू को संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड की राजभाषा घोषित किया गया। उर्दू के समर्थन में गार सादात आसी और सर सैयद अहमद खां बड़ा नाम है। सर सैयद अहमद खां हिंदी को गंवारू बोली बोलते थे, जबकि गार सादात आसी इसे भद्दी बोली कहा। हिंदी का समर्थन करने वालों में अंग्रेज विद्वान फ्रेडरिक फिनकॉट स्मरणीय है। पंजाब के नवीन चंद्र राय का भी इस क्षेत्र में विशेष महत्व है। इन्होंने 2 पुस्तकें हिंदी में ही लिखी जो बांकीपुरी की खड़गविलास प्रेस में छपी थी। पहली बाल दीपक 4 भाग, यह बिहार के स्कूलों में पढ़ाई जाती थी। दूसरी विक्टोरिया चरित्र, यह 136 पृष्ठों की पुस्तक है। पंजाब के पंडित सरदार राम फिल्लोरी ने पांडित्यपूर्ण और निर्भीक लेखों तथा व्याख्यानों के माध्यम से हिंदी के महत्वपूर्ण स्तंभ के तौर पर काम किया। सरदार राम फिल्लोरी की प्रमुख रचनाएं हैं गद्य सत्यामृत प्रवाह, सिद्धांत ग्रंथ, पद्य आत्मचिकित्सा, आध्यात्म संबंधी ग्रंथ, तत्वदीपक, धर्मरक्षा, उपदेश संग्रह, व्याख्यानों का संग्रह, शतोपदेश, दोहे, ये सभी धार्मिक पुस्तकें हैं। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। गुजराती भाषी होते हुए भी स्वामी जी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश परिमार्जित हिंदी गद्य में लिखा। साथ ही इन्होंने अपने मत प्रचार के लिए खड़ी बोली हिंदी गद्य को अपनाया। टॉमस रॉबक ने हिंदी को हिंदुस्तान की महाभाषा कहा है। खड़ी बोली हिंदी के गद्य के विकास में पत्र एवं पत्रिकाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसका विस्तृत परिचय हिंदी पत्रकारिता वाले खंड में दिया गया है। यह था हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधाएं, UGC नेट JRF हिंदी साहित्य इकाई 2 से।